नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राकेश बिलोदा झुंझुनू पे स्वागत है। आज हम उसी श्रृंखला में आपके लिए RMSSB लाइब्रेरियन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं। और दोस्तों 2 दिन किसी कारणवश आपके लिए टेस्ट सीरीज़ नहीं लेके अब दोस्तों आपके लिए कंटिन्यू रहेंगी टेस्ट सीरीज़। और इसके साथ साथ आपकी 9 PM पर लाइव क्लास होती है जो कि आपके लिए दोस्तों कंटिन्यू रहेगी। और इस प्रकार यदि कोई नया स्टूडेंट जुड़ा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन और दोस्तों जो कम्युनिटी पोस्ट है इसी प्रकार की कोई और जो जानकारी दी जाती है तो उनकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो इसलिए दोस्तों जो नोटिफिकेशन होता है उसके सामने जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आज की टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि मेटाडाटा को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो मेटाडाटा को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है या मेटाडाटा किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन है, माइक्रो डाटा, विद डेटा, डाटा अबाउट द डाटा और डाटा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि डाटा अबाउट द डाटा को किसे कहते हैं दोस्तों, मेटाडाटा। यानी कि डाटा अबाउट डाटा क्या होता है दोस्तों, मेटाडाटा। और इसके बाद में दोस्तों इसकी थोड़ी विशिष्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं ताकि जो भी आपके मन में डाउट है वो आपका क्लियर हो सके। तो विशिष्ट सॉल्यूशन इस प्रकार है कि आंकड़ों का दूसरा स्वरूप क्या दोस्तों, जो आंकड़ों का दूसरा स्वरूप ही मेटाडाटा कहलाता है। और मेटाडाटा का निर्माण सन 1995 में OCLC यानी कि ऑनलाइन दोस्तों जो नेटवर्क है OCLC इसके द्वारा किया गया था। और दोस्तों कब किया गया था, 1995 में। और उसमें कुल कितने तत्व होते हैं, 15 तत्व होते हैं। तो इसकी दोस्तों इस प्रकार आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है जिसका प्रकाशन क्या होता है दोस्तों, ऑनलाइन किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी प्रकार का आप डाउट नहीं है, क्लियर हो गए होगा आपका ये क्वेश्चन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि वीडियो का पूरा नाम है। तो दोस्तों जो वीडियो है उसका पूरा नाम क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो जो इसमें से इसका वीडियो का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि जो तीसरा ऑप्शन दिया गया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों क्या है, वीडियो का फुल फॉर्म है। इसके बाद में दोस्तों इसकी थोड़ी विशिष्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं कि वीडियो क्या है, ये क्या कार्य करता है। तो दोस्तों जो वीडियो है WTO इसकी दोस्तों स्थापना है वो की गई थी कब, 1 जनवरी 1995 में। कब की गई थी दोस्तों, 1995 में की गई थी। आपको कई पुस्तकों में 1985 भी देखने को मिलेगी, लेकिन 1 जनवरी 1995 में स्थापना की गई थी WTO की। और जिसकी स्थापना ट्रिप्स TRIPS के तहत की गई थी या समझौते के तहत की गई थी। और जिसके अंदर दोस्तों बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए होते हैं जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। इस प्रकार के दोस्तों जो बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं वो सुरक्षित किए गए होते हैं। तो इस प्रकार आपको छोटी छोटी बात ध्यान रखनी है। WTO से दोस्तों पहले तो क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन जो बौद्धिक संपदा अधिकार हमारे सिलेबस में टॉपिक दे रखा है तो उसके अनुसार दोस्तों एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, एक दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप कहाँ पे प्रस्तुत किया गया था। तो आपको दोस्तों जिला भी दे सकता है, राज्य भी दे सकता है, स्थान भी दे सकता है। तो इस प्रकार आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा जो दोस्तों 26 से 30 दिसंबर यानी कि 26 से 30 दिसंबर 1930 को ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। और वो कहाँ पे किया गया था, तो बनारस, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अब दोस्तों इसकी थोड़ी विशिष्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमने विशिष्ट सॉल्यूशन ऐड किया है। और जब भी दोस्तों आप वीडियो को देखो तो साथ में नोटबुक लेके ज़रूर बैठा करो ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट हो या आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप ऐड कर सको। और दोस्तों विशिष्ट सॉल्यूशन के साथ वीडियो डालने का मेन मुख्य उद्देश्य यही है कि जो आपके डाउट हैं वो डाउट क्लियर हो। और दोस्तों जो डाउट क्लियर होंगे तो दोस्तों आप एग्ज़ाम फाइट करने में बहुत ही यानी से सक्षम हो जाओगे। तो बात कर लेते हैं कि डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा बनारस, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 26 से 30 दिसंबर सन 1930 में, यहाँ पे दोस्तों जो 26 से 30 दिसंबर है पहले पूछा गया है तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। 1930 में ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। उस कॉन्फ्रेंस में ही डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप तैयार किया गया था या प्रस्तुत किया गया था। और उसी जिसके आधार पर यानी किसके आधार पर दोस्तों
आदर्श पुस्तकालय अधिनियम के प्रारूप के आधार पर ही वर्तमान में 19 राज्यों में, कितने राज्यों में, वर्तमान में 19 राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुका है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कहाँ पे पारित हुआ था, तो 1948 में पारित हुआ था मद्रास में, और इसके बाद में सबसे लास्ट में 2009 में अरुणाचल प्रदेश में। और दोस्तों 2013 में एमपी में कोर्ट में पास कर दिया गया है, लेकिन अभी सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम वहाँ पे लागू नहीं हुआ है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस पुस्तकालय संघ के द्वारा ISBN प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों कौन सा एक पुस्तकालय संघ है जिसके द्वारा ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, नेशनल साइंस लाइब्रेरी, इफ्ला, निस्केर, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो पहले तो इसके करेक्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि जो ISBN है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन यानी कि RRR। आप दोस्तों यहाँ पे 2-3 परिभाषा पूछने की पूर्ण संभावना रहेगी। एक तो है ISBN, एक है ISBD, क्या दोस्तों ISBD, और एक है ISSN। तो इन तीनों की आपको क्या रखनी है, फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, और इन तीनों का प्रकाशन कौन करता है वो भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ये एक यानी कि आप सिंपल भाषा में कहूँ तो एक सा नाम ही, तो आपको कन्फ्यूज करने की पूर्ण संभावना रहेगी एग्जामिनर की। तो दोस्तों जो ISBN है वो तो मैंने आपको बता दिया RRR। इसके बाद में दोस्तों जो ISBD है वो कौन सा हो जाएगा, इफ्ला। ISSN है वो है क्या, निस्केर। तो इस प्रकार यदि वो तीनों ऑप्शन में दे देगा, और इस प्रकार आपको यदि आपका एक पढ़ा होगा तो आप यानी थोड़ा थोड़ा ध्यान में आएगा कि यार निस्केर हो सकता है, इफ्ला हो सकता है, RRR हो सकता है। तो इनकी दोस्तों आपको तीनों की फुल फॉर्म याद रखनी है, तीनों के प्रकाशन कौन करता है वो ध्यान रखना है। तो इसके बाद में दोस्तों थोड़ी बात कर लेते हैं RRR के द्वारा जो ISBN जारी किया जाता है उसकी। तो भारत सरकार के द्वारा है दोस्तों कि RRR के द्वारा ISBN जारी करने का कार्य किया जाता है सन 1907 से पूर्व है, यानी कि दोस्तों 2007 से पूर्व है। ISBN अंकों कितने अंकों का था दोस्तों, 10 अंकों का। ISBN दोस्तों 10 अंकों का था। ये आपको फिक्स डेट याद रखनी है, पहले एग्जाम में पूछी गई है, जहाँ पे 4 ऑप्शन थे, और चारों ऑप्शन में दोस्तों मंथ के साथ 2007 दे रखा था। तो इस प्रकार आपका यदि क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये फिक्स डेट आपको याद नहीं रहेगी, तो दोस्तों 10 अंकों से बढ़ाकर 13 अंक कर दी गई थी। और कब कर दी गई थी ISBN की संख्या, तो वो कर दी गई थी 1 जनवरी 2007 में। और जो कि 13 अंकों में प्रकाशित किया जाता है ISBN वो दोस्तों कुल 5 भागों में बांटा गया है। और सन 2011 से पहले ISBN का प्रकाशन है वो RRR का मुख्यालय है दोस्तों, मेन मुख्यालय सॉल्ट लेक कलकत्ता के द्वारा किया जाता था। परंतु 2011 के बाद ISBN जारी करने का कार्य कौन करता है दोस्तों, जो कि RRR का क्षेत्रीय कार्यालय है नई दिल्ली, वो करता है। कब से, 2011 से। ये आपको ध्यान रखना है। RRR के दोस्तों 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनका नाम हमें आप कमेंट में बता सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की संविधान, यानी दोस्तों जो ILA का संविधान है वो किस वर्ष लागू हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। पहले तो दोस्तों आपको मेरा मेन मुख्य उद्देश्य यही होता है कहने का कि आप क्वेश्चन को पढ़ो, जो लाइव क्लास में क्वेश्चन लेके आते हैं तो उसको मेरे को पता चल जाता है कि स्टूडेंट किस प्रकार का आंसर दे रहे हैं। क्योंकि यदि उसमें ऑप्शन में दोस्तों जो मिलते जुलते ऑप्शन डाल दिए जाते हैं तो आप कन्फ्यूज होने की पूर्ण संभावना रहेगी। इस ऑप्शन में दोस्तों 4 डेट दी गई हैं, और चारों डेट दोस्तों किससे संबंधित हैं, तो वो संबंधित है दोस्तों किससे, ILA से। और इस प्रकार के यदि एग्जामिनर डेट डाल देगा तो आपको दोस्तों वही स्टूडेंट अच्छे से आंसर कर पाएगा जिसने बहुत ही अच्छे तरीके से और यानी कि सटीक तरीके से तैयारी की है। तो पहले तो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के सही आंसर की कि दोस्तों जो ILA का संविधान था वो किस वर्ष लागू हुआ था। तो जो वो लागू हुआ था वो कौन सा वर्ष था दोस्तों, 1949। यानी कि दोस्तों जो ILA का संविधान था वो 1949 में लागू हुआ था। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि वो बना कब था। तो ILA के साथ ही यानी कि 1933 में ही क्या दोस्तों ILA का संविधान बन गया था। और यहाँ पे एक छोटी सी डेट दे रखी है 1957। तो 1957 दोस्तों ILA क्या हुआ था दोस्तों, इफ्ला का सदस्य बना था। क्या दोस्तों, इफ्ला का सदस्य बना था 1957 में। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसकी थोड़ी विशेष सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं
तो दोस्तों जो ILA है, RRF है, यूनेस्को है, इसके बाद में दोस्तों जो IFLA है, तो ये हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, तो इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय, इन 5 दोस्तों जो 5 टॉपिकों से कम भी 10 से लेकर 12 या 13 क्वेश्चन पूछने की पूर्ण संभावना रहेगी, तो इनको तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन किस एक्ट के तहत किया गया है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो किस एक्ट के तहत किया गया है? रजिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी एक्ट के तहत किया गया है। अब दोस्तों यदि आपने अच्छी तैयारी की है तो आपको धीरे धीरे याद आने लग जाता है कि यार ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है ये तो पहले भी आया है, किस टॉपिक में, यानी कि कौन से के द्वारा की गई है, या इस एक्ट के तहत एक स्थापना और की गई है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के द्वारा दोस्तों किस नेटवर्क की स्थापना की गई है। आपको देखो यानी कि आंसर तक आपको पहुंचा दिया है कि किस नेटवर्क की स्थापना की गई है, आपको बताना है। इसके बाद में दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के भाग 21 के तहत किसका पंजीकरण किया गया है, तो ILA का पंजीकरण किया गया है, और जिसका स्वयं का एक संविधान है। किसका दोस्तों? ILA का एक खुद का संविधान है जो 1933 में बना था, और जिसको 1949 में क्या कर दिया गया है, लागू कर दिया गया था। इनकी बना कब था? 1933 में, और उसके बाद 1949 में लागू किया गया था। ILA का खुद का संविधान है, और इस संविधान में दोस्तों संशोधन किया गया है। इस संविधान में क्या किया गया है? संशोधन किया गया है, जिसको आपको कमेंट में बताना है कि इसका संशोधन किस वर्ष किया गया है। दोस्तों आपको यदि एग्जैक्ट डेट पता हो तो वो बताने की ज़रूर कोशिश करें। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि RDA निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जो दोस्तों RDA होता है वो किससे संबंधित है? RDA दोस्तों हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, तो जो रिलेटेड टॉपिक होते हैं वो ज़रूर पूछने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं: सूचीकरण, कैटालॉगिंग, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, इंडेक्सिंग, इसके बाद में अनुक्रमणिका। तो दोस्तों इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? RDA का। इस प्रकार अपूपा पूछा था, यानी कि 29 दिसंबर की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें अपूपा का क्वेश्चन आया था कि अपूपा किससे संबंधित है, तो वर्गीकरण से। इसी प्रकार RD भी पूछ सकता है, उसका क्या है, तो RDA निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो दोस्तों किससे संबंधित है? कैटालॉगिंग या सूचीकरण से संबंधित है। अब थोड़ा हमने इसका विशिष्ट सॉल्यूशन ऐड किया है, और दोस्तों विशिष्ट सॉल्यूशन ऐड करने का मेन मुख्य उद्देश्य यही है कि आपका दोस्तों जो क्वेश्चन है उसकी जो थ्योरी है वो भी साथ ही याद हो जाए, और आगे किसी प्रकार का आपका डाउट नहीं रहे। तो दोस्तों RDA का पूरा नाम पूछने की पूर्ण संभावना रहेगी। तो RDA का पूरा नाम हो जाएगा रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड असेस। तो इस प्रकार RDA का पूरा नाम है, और RDA का प्रकाशन सन जून 2010 में किया गया था, जो कि 10 मुख्य वर्गों में विभक्त किया गया है। यहाँ आप शॉर्ट ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं कि 2010 में प्रकाशन करिए, और 10 भागा कोई है तो अपना तो सीधो याद रही, जैसी कोई दिक्कत ही को नहीं। 10 वर्गों में विभक्त किया गया है। और RDA और ACR2 ये दोस्तों नीचे वाली जो इंपॉर्टेंट लाइन है ये पहले एग्जाम में एक बार पूछी गई है, यानी कि इसी प्रकार के क्वेश्चन मैंने दोस्तों कुल 24 पार्ट करा रखे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएंगे उन 24 पार्ट के, जो कि ओल्ड पेपर से रिलेटेड हैं, पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उन पेपरों को आपको देखने पर पता चल जाता है कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसी प्रकार आपको क्या करनी है दोस्तों, तैयारी करनी है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं मैटर सारा रट लेंगे, लेकिन उनको ऐसे नहीं पता कि क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, तो वो दोस्तों क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों RDA और ACR2 में संरचनात्मक भिन्नता पाई जाती है, यही लाइन पूछी जाती है। RDA और ACR2 में किस प्रकार भिन्नता पाई जाती है? 4 ऑप्शन दे देता है: संरचनात्मक, समानता, असमानता, अपरिवर्तनशीलता। इस प्रकार के 4 ऑप्शन दे देगा, किसी भी प्रकार वो बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके जो सिलेबस है उसमें सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम दे रखे हैं। तो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम से आप किसी भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लेना, 2 क्वेश्चन आए होंगे, और 2 ही आपके आए हैं इस बार। एक तो राजस्थान वाला आ गया था, और एक क्वेश्चन और आया था सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम से। और इस बार भी क्या दोस्तों 2 क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना रहेगी। तो सार्वजनिक पुस्तकालय नियम के तहत 6% सार्वजनिक उपकर लेने का प्रावधान है किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया दोस्तों? 4 ऑप्शन देंगे: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और हरियाणा। तो चारों का दोस्तों आपका इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो कर्नाटक राज्य है उसमें दोस्तों 6% सार्वजनिक उपकर लेने का प्रावधान किया गया है। अब दोस्तों इसी सभी राज्य की बात करेंगे जिन जिन में क्या किया गया दोस्तों, सार्वजनिक पुस्तकालय उपकर लेने का प्रावधान किया गया है। लेकिन थोड़े विशिष्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए।
वर्तमान में पारित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के तहत सार्वजनिक पुस्तक लेने का प्रावधान 6 राज्यों में किया गया था। आगे आपको लाइन पूरी पढ़नी है, यहाँ पे 6 राज्य नहीं देखने। किया गया था, लेकिन जिसमें से गोवा राज्य को सार्वजनिक पुस्तक के प्रावधान को हटा दिया गया है। किस में हटा दिया गया है? गोवा राज्य में कितना था? गोवा राज्य में 0.2%। अब कुल 5 राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय पुस्तक लेने का प्रावधान है या लिया जाता है। इससे क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे? पहला क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि वर्तमान में सार्वजनिक पुस्तकालय में उपस्कर लेने का प्रावधान कितने राज्यों में है? 5 राज्यों में। दूसरा क्वेश्चन आएगा इस प्रकार कि जो वर्तमान में या पहले जो दोस्तों सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के तहत सार्वजनिक पुस्तकालय में उपस्कर लिया जाता था, वो किस राज्य में उपस्कर हटा दिया गया है? तो गोवा राज्य में। 4 ऑप्शन दे देगा दोस्तों, गोवा दे देगा, हरियाणा दे देगा, आपको कंफ्यूज करने वाले देगा 4 ऑप्शन। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि पहले जब सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किए गए थे तो उस समय कितने राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय उपस्कर लिया जाता था? तो 6 राज्यों में लिया जाता था। इस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों जो 5 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं और उनमें कितना कितना % सार्वजनिक पुस्तकालय उपस्कर लिया जाता है? तो इस यानी कि पहला लिया जाता है मद्रास। मद्रास में कितना लिया जाता है? 10%। और मद्रास में सबसे पहले सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था 1948 में। इसके बाद में आंध्र प्रदेश में 8%, कर्नाटक में 6% लिया जाता है, केरल में 5% और हरियाणा में 2%। दोस्तों ये माइनस का चिन्ह नहीं है, क्योंकि कई स्टूडेंट मान लेते हैं कि माइनस है। अरे माइनस में पुस्तकालय उपस्कर लेगा तो वो माइनस में उपस्कर लेने का प्रावधान कैसे होगा? एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था, मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन पहले डाला था एक बार टेस्ट सीरीज में, तो एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर -2 नहीं लिया जाता। अरे -2 नहीं है, डेस है, डेस ये। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर कितने अंक का होता है? तो दोस्तों मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन भी डाला था कि ISBD, ISBN और ISSN, तो इनकी तीनों की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ISBD की मैंने बता दी थी, नहीं ISBD की दोस्तों इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन। ISBN की दोस्तों मैंने आपको बता दी थी, यानी कि ISBN, ISBD और ISSN, तीनों की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। पूछने की पूर्ण संभावना रहेगी। पहले की हो जाएगी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, अगले की हो जाएगी जो दोस्तों IIIB के द्वारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन IFLA के द्वारा, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर किसके द्वारा? निस्केर के द्वारा। तो तीनों को आपको ध्यान रखना है। और यदि दोस्तों निस्केर नहीं आए ऑप्शन में तो इंसडॉग हो जाएगा, ये ध्यान रखना खास करके, क्योंकि इंसडॉग और निस्कॉम को मिला के 2002 में निस्केर का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ज़्यादा अब अपन ऊपर नहीं जाएंगे। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर कितने अंकों का होता है? तो सीधी बात करते हैं कितने अंकों का होता है, तो 8 अंकों का होता है। थोड़ी विशिष्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो भारत में ISSN जारी करने का कार्य 1986 से किया जा रहा है, या 1986 से दिया जा रहा है, जो कि निस्केर के द्वारा दिया जाता है। वर्तमान में प्रिंट, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। प्रिंट तो है PISSN और इलेक्ट्रॉनिक है यानी कि EISSN। आप याद रखते हो इलेक्ट्रॉनिक E और प्रिंट में आवा वो P। तो इस प्रकार आप ध्यान रख सकें। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RIP का प्रकाशन, रिसर्च इन प्रोग्रेस का प्रकाशन कौन करता है? 4 ऑप्शन है, LA, एटलिस, आइसलिक और LC। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन दिया बाहर से सिलेबस से, और बाहर से इसलिए दिया है क्योंकि एग्ज़ाम में पहले यानी कि बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो रिपीट होने की संभावना क्या रहती है कि एग्ज़ाम में पूछने की संभावना रहती है और रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं कि RIP का प्रकाशन है वो कौन करता है? आइसलिक करता है। आइसलिक की स्थापना कब हुई थी? तो 3 सितंबर 1955 को की गई थी। और अब इसका बात कर ले तो इसका प्रकाशन यानी कि RIP का प्रकाशन किस सन से कर रहा है आइसलिक? तो 2012 से कर रहा है। इससे दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछने की, अंदर तक जाने की संभावना नहीं रहेगी। इसके बाद में नेक्स्ट यानी कि आज के टेस्ट सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि वो इस प्रकार है कि एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन या सीधा लिखा भी आ सकता है, ISCI का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो ISCI या एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का प्रकाशन, वर्गीकरण पद्धति का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? 4 ऑप्शन है, चारों पे दोस्तों वर्गीकरण पद्धतियाँ हैं।
पहला ऑप्शन है 1876, 1891, 1904, 1905, 1906, 1933, 1935, 1961, 1978। इस प्रकार दोस्तों यानी कि 8-7 वर्गीकरण पद्धतियाँ हैं। तो पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। तो ये दोस्तों 1891 में एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति का प्रकाशन किया गया था, सीए कटर। अब दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं जो कहीं से भी ऐड हो सकती हैं। पहले एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ा कि सीए कटर की फुल फॉर्म पूछ लिया एग्जामिनर ने। क्या डाल दिया कि सीए कटर का पूरा नाम है। तो सीए कटर का दोस्तों पूरा नाम है चार्ल्स एमी कटर, जिसका संबंध अमेरिका से है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो 1876 दे रखा है ये है दोस्तों डीडीसी मेलविन डेवी। 1904 दे रखा है यूडीसी हेनरिला फॉन्टेन, और एक व्यक्ति का नाम और है जिसको आपको कमेंट में बताना है, यानी कि हेनरिला फॉन्टेन और एक नाम का व्यक्ति और है, यानी उन दोनों व्यक्तियों ने दोस्तों फीड की स्थापना की थी। और इसके बाद में सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग है कि यानी कि 1904 में दोस्तों एलसीसी है, यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, और 1905 में कौन सी है, यूडीसी। और यूडीसी के दोस्तों 2 व्यक्तियों ने स्थापना की थी, हेनरिला फॉन्टेन प्लस पॉल हॉटलैंड, जो कि दोस्तों फीड से संबंधित हैं। और दोस्तों फीड की सबसे बड़ी देन भी क्या है, यूडीसी मानी जाती है। तो ये दोस्तों पहले एग्जाम में पूछी गई है सेम की सेम लाइन कि फीड की सबसे बड़ी देन क्या है, तो क्या दोस्तों यूडीसी है। इसके बाद में 1906 आ जाएगी, वो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन जेडी ब्राउन आ जाएगा। इसके बाद में 1933 कॉलन क्लासिफिकेशन। इस प्रकार दोस्तों आगे भी बहुत सारी वर्गीकरण पत्तियाँ हैं, लेकिन वीडियो क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सभी स्टूडेंट से आग्रह है कि एक बार अपने सभी दोस्तों को यानी कि वीडियो शेयर करें, ताकि दोस्तों सभी स्टूडेंट का भला हो सके। और हम इसी प्रकार दोस्तों आपके लिए आगे भी कंटिन्यू एग्ज़ाम तक लाइव सीरीज और इसके साथ साथ ही विशिष्ट सॉल्यूशन की जो सीरीज है वो आपके लिए कंटिन्यू रखेंगे। आपकी क्लास 9 PM को दोस्तों लाइव क्लास होगी, जिसको यानी कि आपको ज़रूर अटेम्प्ट करें, ताकि आपका खुद का आंकलन होता है कि हमें कितना आता है कितना नहीं आता है, या किस प्रकार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या हम कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों आपके लाइव टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, एक बार सभी को क्लास शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।